जोहार। कृषि दर्शन करी अंक में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। कन्हाई और दीदी तो नया है, मगर हम कार्यक्रम के शुरू कर देवा थी। मगर हाँ, उकर से पहले पुराना साल जाए वाला है, नया साल आवे वाला है, तो नया साल का रौरेमन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। रौरेमन नया साल में नया नया तकनीक सीखूँ, तरक्की करूँ, ये हमार दुआ है। और हाँ, एक बात और कहे कि आज हम रौरेमन ले बहुत बेस जानकारी लाही, मगर उकर पहले रौरेमन देखू खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% अनुदान। मुर्गी पालक अपने मुर्गियों को रानीखेत का टीका समय पर दिलाएं। मेड़ निर्माण कार्य को आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया गया। राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार राज्य के किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए एक योजना के तहत 90% अनुदान देती है। टपक सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई जल की काफी मात्रा में बचत करता है। इसलिए राज्य सरकार की योजना है कि राज्य के किसान इस पद्धति को अपनाकर अच्छी से अच्छी खेती करें। इस योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले कृषकों को लागत की 90% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी और शेष 10% राशि लाभुक स्वयं वहन करेगा। मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है रानीखेत। यह बीमारी मुर्गियों में तेजी से फैलती है और आसपास के सभी मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेती है। इस बीमारी के लग जाने की स्थिति में मुर्गियों को बचाना काफी कठिन होता है। यह बीमारी मुर्गियों को ना लगे, इसलिए रानीखेत का टीका मुर्गी पालक अपने मुर्गियों को जरूर लगवाएं। मुर्गी पालक भाई मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए उसका टीका अवश्य लगवाएं। मटर के बहुत प्रकार होते हैं, जिनमें से एक होता है दाल मटर। वर्तमान समय में इस मटर को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। दाल मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान प्रकाश नामक प्रभेद के बीज की बुआई करें, निश्चित उन्हें लाभ होगा। दाल मटर के प्रभेदों में एक प्रमुख प्रभेद है प्रकाश। इस प्रभेद को कृषि वैज्ञानिकों ने झारखंड के लिए अनुशंसित किया है। यहाँ की भूमि मटर के इस प्रभेद के लिए उपयुक्त है और अच्छा उत्पादन प्रदान करते हैं। ये प्रभेद लगभग 120 दिनों में तैयार हो जाते हैं और 20 से 25 क्विंटल तक उपज प्रदान करते हैं। मटर की अच्छी किस्म इकाई है प्रकाश, जो दाल के लिए है। दाल मटर जो प्रकाश काफ़ी अच्छा कर रही है झारखंड क्षेत्रों में। किसान को चाहिए कि प्रकाश किस्म की बुआई खेती करे। फूलों की खेती के लिए वर्तमान मौसम बहुत ही उपयुक्त है, परंतु इसी समय फूलों के पौधों पर लाही कीट का प्रकोप होता है। समय पर इसका नियंत्रण नहीं करने पर ये फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं लाही से बचने के उपाय। किसान बंधु, अगर आप फूलों की खेती किए हुए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस समय जो आपका लाही बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गया होगा, तो उसको बचाने के लिए आप सादा पानी स्प्रे कर देते हैं तो 80 से 90% लाही का पंख सट जाता है और वो गिर के मर जाता है। अगर उसमें कोई भी कीटनाशक, हल्की कीटनाशक डाल के स्प्रे कर देते हैं तो वो लाही मर जाएंगे। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बॉन्ड फार्मर। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण के लिए इस उपकरण का विकास किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए
किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, चना फसल का भी खेती करते हैं, सरसों भी करते हैं। उसमें बहुत आमदनी होता है सर। इसी से हम लोग का परिवार भी चलता है। गाय भी पालन किए हैं, सुअर पालन भी है, मुर्गी भी है, और बाल बच्चा स्कूल में लिखाए पढ़ाए बहुत अच्छे चलता है सर। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में पूर्व की भांति ही सब्जियों की अच्छी आवक से नरमी का रुख रहा। आलू के मूल्यों में थोड़ी कमी आई है। इसके साथ किराना मंडियां अपने पिछले सप्ताह के मूल्यों पर टिकी रहीं। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1400 रुपए और प्याज न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो किसान भाई बहन मन, खबरें खेती में रोरे मन देख ली। मंडी भाव, कृषि तकनीक, कृषि उपकरण और ढेर सारे जानकारी। तो अभी समय हो गया एक बेरा विराम कर। हम तुरते घूरा थी और देखो ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे दीदी आओ, जोहार जोहार। जोहार जोहार। अरे किशन भैया आप अकेले? अरे वो कहीं जाड़ा में ठिठत होता हो, नहीं बोरसी दला के सिकात होता हो। जोहार दादा, जोहार दीदी। जोहार भैया। अब ठिठुरेंगे नहीं तो क्या करेंगे दादा? इतना ठंडे गिर रहा है कि। हाँ बिल्कुल, जाड़े का तो मौसम ही है। अब तुम्हें बताओ, जाड़ा में तो क्या जाड़ा नहीं लगता हो तो क्या गर्मी लगता हो? पसीना चुहे को हासिल रे। अच्छा एक बात बताइए कन्हैया भैया, आप इस जाड़े के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं? अब क्या कहे दीदी, अब हमको तो
ठीक ठीक कुछ बुझेबे नहीं करता, आप जैसे तैसे देखभाल करते हैं और क्या करते। अरे जाड़े के मौसम में अगर पशुओं की देखभाल ठीक से ना की जाए तो इससे वो बीमार पड़ सकते हैं और इससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए आपको हम इसी विषय पर एक वृत्त चित्र दिखाते हैं। हाँ दीदी, और हाँ किसान भाई बहन मन, इकर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कौशिक। मौसम के बदलते ही बहुत तरह की बीमारियों से हमें हमारे पशुधन को बचाना चाहिए, क्योंकि वातावरण के बदलाव से हमें ही नहीं अपितु पशुओं को भी बहुत तरह से मौसम प्रभावित करता है। इसके लिए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि मौसम के बदलाव, खासकर जाड़े के मौसम में, अपने जानवरों के लिए कुछ विशेष बातों की जानकारी रखकर अच्छे तरह से पालन पोषण कर सकते हैं। अगर प्राथमिकता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आवास व्यवस्था है। सबसे पहले आवास गृह गीला ना रखें, पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। निरंतर समय समय पर आवास को साफ करते रहना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अपने पशुओं को जाड़े के मौसम से बचाने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आप उनको अच्छी तरह से देखभाल करके और स्वस्थ रख सकें। इसके लिए सबसे पहले है पशुगृह। पशुगृह साफ़ होना चाहिए। साफ़ सुथरा इसलिए होना चाहिए कि जाड़े में ही चमोकनों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने पशुगृह को ज़्यादा गीला नहीं होने दें, सूखा और साफ़ सुथरा रहे। पशुओं की अगर बात करें तो दुधारू पशुओं को ठंड के मौसम में अक्सर चमोकन या बाहरी परजीवियों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके बचाव के लिए डिटॉक्स नामक दवा का छिड़काव पशुओं के साथ साथ पशुगृह में भी छिड़काव काफ़ी फायदेमंद रहता है। इससे हमारे पशु स्वस्थ होते हैं। चमोकन के लिए आप पहले से ही अगर आप ये रहेंगे तो कम मात्रा में कम समय में ही कम मात्रा में आप उसको दूर कर सकते हैं। नहीं तो उसके लिए फिर आपको डिटॉक्स एक दवा आती है, उसका प्रयोग करें और वो उसका प्रयोग करते समय पशुओं के ऊपर भी करें और गुहाल में भी उसका साथ ही साथ छिड़काव करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात खान पान से संबंधित है। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि ठंड के मौसम में पशुओं के खान पीन में ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी चाहिए। जो खाना हम सालों भर उन्हें देते हैं बस उसे ही खिलाते रहना चाहिए। अक्सर एक समान खाना से ठंडा वातावरण में पशुओं की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारे पशु अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए आहार में दुधारू पशुओं के लिए सरसों खल्ली का प्रयोग फ़ायदेमंद रहता है। जो वीपर्स होते हैं उनके लिए आहार में सरसों खल्ली की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए तथा इसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल भी पशुओं के लिए अच्छा है और पानी प्रचुर मात्रा में पिलाना चाहिए, जिससे पशुओं के शरीर का तापमान संतुलित रहता है। वातावरण ठंडा होने पर पशुओं को ग्वाल के अंदर रखना चाहिए तथा धूप में बाहर रखना सही होता है। पशुओं को नियमित रूप से जो आहार है उस आहार में कुछ तब्दीली करनी चाहिए कि इस समय जाड़े का मौसम है तो अगर आपके पास दुधारू पशु हैं तो उनको सरसों खली कुछ कम मात्रा में दें और हीपर्स हैं उनको सरसों खली ज़्यादा मात्रा में दें, जिससे कि उनके शरीर का तापमान संतुलित रहे और पशु जाड़े से अच्छी तरह से अपना रोकथाम कर सके। इसके लिए सबसे पहले स्वच्छ पानी होना चाहिए, सब साफ पानी पिलाया जाए, पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में दें। ये भी ध्यान रहे कि पशुओं को वातावरण से ठंडे वातावरण से बचाने के लिए समय पे गुहाल के अंदर कर दें और समय से बाहर भी उनको रखा जाए। पशुपालकों में यह भ्रम होता है कि दुधारू पशुओं को नमक देने से उनके दूध में कमी आती है, मगर आमतौर पर पशुओं में कैल्शियम की कमी से दूध की मात्रा कम हो जाती है। अतः दूध की मात्रा बढ़ाने हेतु पशुओं को प्रतिदिन 100 से 150 ml कैल्शियम देना चाहिए और उनको नियमित रूप से उनके पानी में नमक का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपके एक भ्रम को मिटा देना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं दुधारू पशुओं को नमक देने से दूध घटता है। ये एक गलत बात है, अफवाह है। आप नमक दें और साथ में कैल्शियम की कमी होने की वजह से
पशु मतलब जो है कमज़ोर और मतलब जो है दूध उत्पादन में मतलब कमी आ जाती है। इसलिए उसकी उसको पूरा करने के लिए आप मतलब जो है पशु को 100 से 150 ml प्रतिदिन कैल्शियम दें। ठंड से बचने के लिए गोहाल में पुआल जलाकर धुएं से भी इसके वातावरण को नियंत्रित किया जाता है तथा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आवास में हवा का आगमन जरूर हो, अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। धुआं अधिक नहीं रहना चाहिए। पशुपालक इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर ठंड में अपने दुधारू पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। धुआं करने से मतलब जो है जब क्योंकि जाड़े में मतलब सभी मच्छर और या जो भी है मतलब वो उनका प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए आप धुआं करते हैं। लेकिन धुआं इतना मतलब नहीं करना चाहिए कि आपके गुहाल का आवागमन मतलब हवा का भी आवागमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुहाल एकदम पैक हो। और धुआं करते समय मतलब ये ध्यान रहे कि मतलब धुआं ज़्यादा नहीं होने के बाद जब आग मतलब जो है तब नॉर्मल स्थिति में हो तो आप गुहाल के मतलब तापमान को मतलब गर्म करने के लिए आप यह रख सकते हैं। अच्छा गीता दी, हाँ। हमको एक बात बतलाइए, अच्छा क्या हम गमलों में फूलों की खेती कर सकते हैं? अरे गमला में खेती करबिन तो ट्रैक्टर कैसे चलाबिन, हर बैल कैसे चलता। किसी ने तो एक बात बोले कि आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। नहीं किशन भैया, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। कन्हैया भैया ने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है। अरे खोपड़ी रहेगा तब ना दीदी। हमारे किसान भाई फूलों की खेती तो करते ही हैं, लेकिन उनको हम लोग गमलों में भी लगा सकते हैं। हाँ दीदी, रौर कहे कर मतलब है कि खेत में तो फूल कर खेती होबे करेला है। हाँ। मकील गमला में भी लगा के उकर मुनाफा आदमी कमा सकेला नहीं। बिल्कुल सही। हाँ दीदी, तो चलिए इस विषय पर और अधिक जानकारी हम लोग लेते हैं और चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर कुमार के पास, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गमले में फूलों की खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री मधुकर कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। मधुकर जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है गमले में फूलों की खेती के बारे में, तो जैसे कि हम जानते हैं कि फूलों की खेती बगीचों में होती है और जो शहरी व्यक्ति हैं वो गमलों में करते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? देखिए किसान भाइयों एवं हमारे शहर के जो लोग हैं उनके लिए तो ज़मीन की कमी होती जा रही है। ज़मीन की खेती होती जा रही है, तो ये गांव में चाहे आप शहर में जो ज़मीन पहले हमारा मिलता था वो फूलों की खेती लोग करते थे, लेकिन अब ज़मीन जैसे जैसे सीमित होते जा रही हैं तो किसान भाई और बड़े बड़े लोग जो हैं गमले में फूल लगा रहे हैं। फूल लगाकर अपने घरों की सजावट कर रहे हैं, और उन फूलों को हम कैसे तैयार करें और कैसे अपने किस जगह डालें, किस तरह से हम अपना व्यवस्था करें, वो हम आपको बता रहे हैं। मधुकर जी, जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है कि गमले में जो फूल वो लगाएंगे, तो इसकी तैयारी किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार वो फूल अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गमले में फूलों की खेती 12 मास होती है, लेकिन ये मौसम जो है शीतकालीन मौसम जो है गमले की फूलों की खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। और गमले में जो हम फूल लगाते हैं जैसे ग्लैडियोलस, जरबेरा, आपका क्राइसेंथेमम, गुलाब, गेंदा, ये सारी जो मौसमी फूलें हैं वो हम गमले में लगा सकते हैं, लगाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से लगाने के लिए सबसे पहले गमले का चुनाव हम करते हैं। गमले के चुनाव के लिए हम ऐसा गमला लें जो कि ज़रा बड़ा हो, 8 से 10 केजी उसमें मिट्टी अटने लायक हो, तो हमारा फूल की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगा। अगर गमले अगर छोटे होंगे तो फूल की मात्रा कम होंगी। तो गमले हम कैसे लें? सबसे पहले तो गमले जो हम लेते हैं वो गमले हम मिट्टी के लें। मिट्टी के गमले लेने के लिए लेते हैं तो उसमें छिद्र, नीचे एक छिद्र बना देते हैं ताकि अधिक मात्रा जो पानी की हो वो निकल जाए। पानी की मात्रा अधिक निकल जाने के लिए
अगर वो पानी अगर गमले में रह जाता है तो पौधे सड़ने की ये क्षमता हो जाती है। तो इसलिए हम गमले में हम एक छिद्र बना देते हैं ताकि अधिक मात्रा में जो पानी हम डालें तो वो पानी उसके द्वारा निकल जाए। अब हम ये आपको बता दें कि गमले के जो मिट्टी है वो हम कैसे तैयार करें। गमले में मिट्टी तैयार करने के लिए हम 3 भाग में बांटते हैं। पहली भाग, एक भाग जो है वो हम बालू लेते हैं, दूसरी भाग जो है हम लेते हैं वो गोबर की हो, और तीसरी भाग जो है मिट्टी। ये तीनों एक एक हिस्से में होना चाहिए। इस तीनों को मिलाकर हम गमले में डालते हैं। और याद रहे कि हमारा झारखंड जो है, झारखंड में हमारा दीमक बहुत लगता है, तो इसके लिए हम उसमें थीमेट, फोरेट या फ्यूराडान या कोई भी ग्रेनुल्स दानेदार जो आपका जो कीटनाशक है वो ज़रूर डालें। वो 1 चम्मच उसमें डालकर और तब हम फूल की रोपाई करें। और अच्छे फूल लेने के लिए बोन मील आता है, जो कि 1 चम्मच बोन मील अगर आप उसमें मिला देते हैं तो हमारा फूल और बड़ा होता है। मधुकर जी, यहाँ आपने उल्लेख किया कि गमलों का चयन के बारे में। तो जैसे आपने बताया कि मिट्टी के गमले, कई घरों में हम देखते हैं कि सीमेंटेड गमले भी यूज़ करते हैं, तो क्या ये सही होता है या मिट्टी के गमले ही यूज़ करनी चाहिए? नहीं, मिट्टी के गमले किसान को सस्ते में मिल जाते हैं, और लेकिन देखने में तो अच्छा वो सीमेंटेड ही लगता है। और सीमेंट का चाहे मिट्टी का हो, तो मिट्टी का तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बेहतर होगा, क्या कि उसमें पोर्स जो छिद्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा छिद्र होने के चलते जो जड़ को ऑक्सीजन, जो हवा ऑक्सीजन वो खींच लेता है, जिसके चलते जड़ को हवा मिलता है और उसमें पौधे का अच्छा विकास होता है। मधुकर जी, आप बताएं हमारे किसान भाइयों की जो गमले वो लेकर आते हैं घरों के लिए, तो उसकी देखभाल वो किस प्रकार करें? मिट्टी हम अच्छी तरह से मिलाकर तब डालें। मिट्टी डाल के उसके बाद नर्सरी जो हम तैयार करते हैं, नर्सरी जो हम या तो बाज़ार से ख़रीद कर ले आते हैं या तो खुद अपने से नर्सरी हम तैयार करते हैं। और चौड़ी पेंदी वाली जो आपके गमले होते हैं उसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं, और उसमें नर्सरी तैयार करके हम जो गमले, मुख्य गमला जो होता है उसमें हम लगाते हैं। 20 से 25 दिन के पौधे जब हो जाते हैं, उस पौधे को हम गमले में लगाते हैं, मुख्य गमले में। और मुख्य गमले में लगाने के लिए हम मिट्टी तैयार कर चुके रहते हैं, और उसमें लगाने के बाद हम 1 दिन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा दिन मॉर्निंग में लगाने के, शाम में लगाते हैं और उस समय उसको छोड़ देते हैं। पानी हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देते हैं। इस मॉर्निंग में देने का कारण ये है कि गमले में जो वो पौधा है वो सही से लग जाए, और सुबह पानी दे देने से उसमें जड़ जो है आपका पूरा चारों तरफ चला जाता है। जड़ का जो है वो मिट्टी से पकड़ाव हो जाती है, और जिसके चलते हमारा पौधा लगता है। मधुकर जी, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि गमलों में वो फूलों की खेती किस प्रकार कर सकते हैं? गमले के फूलों की खेती जो हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें मिट्टी की अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। उसके बाद पौधे में जो कीड़े लगते हैं उसको बचाने के लिए हमको कीटनाशक का प्रयोग करें। अभी जैसे कि अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 माह जो है, ये 3 माह में लाही की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे क्राइसेंथेमम है, गुलदाउदी, आपका डहलिया है, इसमें आपका जो है ये बहुत अधिक मात्रा में लग जाता है, जो कि देखते देखते आपको आज लगेगा कि आज आपका फूल बहुत अच्छा खिला हुआ है, लेकिन देखते देखते 2 से 4 दिन के अंदर में वो फूल आपका मुरझा जाता है। इसके लिए हम कोई भी कीटनाशक जो हम डाल सकते हैं, और 1 ml से 2 ml, जैसे आपका 1 ml हम डालते हैं जो कम मात्रा में अगर कीड़ा लगा हो तो, और 1.5 से 2 ml हम डालते हैं जब कीड़ा ज़्यादा लगा हो तब।
इसमें जैसे गेंदा में है, गेंदा के आपका फूल जो खिलता है उसके अंदर कट्टू पिल्लू घुस जाते हैं और वो पूरा फूल को ही खा जाते हैं। डहलिया लगाते हैं, डहलिया का पूरा वो फूल का पूरा वो कली जो होता है उसको खा जाते हैं, जिसके चलते फूल आपका सही से नहीं खिल पाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि गमले जब भी हम तैयार कर रहे हैं, गमले की खेती करने के लिए गमले में फूल लगा रहे हैं, तो हमें 10 से 15 दिन पर एक बार हमें दवा का स्प्रे जरूर करना चाहिए। मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गमलों में फूलों की खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? दीदी बहुत बढ़िया लगी ये जानकारी। दीदी और हमारा दिल तो एकदम बगीचा बगीचा हो गया। तो क्या अब हम अपने किसान भाई बहनों से विदा लें? दीदी एकदम बेरा हो गया कि विदा लेवे कर। दीदी तो कृषि संबंधी और भी अन्य जानकारी के लिए ये हमें खत भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। हाँ, तो इकरे साथ हमारे मन के विदा देव। जोहार।